दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हर परीक्षा में कम से कम 5 प्रश्न आते ही आते हैं पत्र लेखन से। और आज आपको ऐसा पत्र लेखन करा दूंगा जो कभी भी जिंदगी में आप किसी भी परीक्षा में पत्र लेखन का सवाल गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। और यहीं से इसी तरह से पढ़कर मैंने सभी परीक्षाओं में पत्र लेखन के सारे प्रश्नों को सही किया है और उम्मीद करता हूं कि आप भी किसी भी परीक्षा में एक भी सवाल गलत नहीं करोगे और एक ही वीडियो में पत्र लेखन का पूरा सूपड़ा साफ करने वाला हूं। भैया सीधा मुद्दे पे आता हूं। देखिए भैया, सबसे पहला पत्र होता है शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। देखिए, सरकारी पत्र जो नाम से पता लग रहा है यह केवल सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होता है और इसका प्रयोग केवल सरकारी विभागों या कार्यालयों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए, सरकारी पत्र जो होता है पूरी तरह से औपचारिक होता है। दोस्तों एक बात याद रखना और जो जो मेन पॉइंट बताऊं उन पॉइंट को लिखते रहना, नोट करते रहना। देखिए, जो आपका व्यक्तिगत पत्र होता है ना, व्यक्तिगत पत्र आगे पढ़ेंगे, व्यक्तिगत पत्र ही केवल अनौपचारिक होता है, ठीक है ना। इस सवाल को आप बिल्कुल लिख लेना। व्यक्तिगत पत्र जो होता है वही केवल अनौपचारिक होता है, बाकी सारे के सारे पत्र औपचारिक होते हैं। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पत्र अनौपचारिक है, तो केवल व्यक्तिगत पत्र होता है अनौपचारिक, बाकी सब औपचारिक। व्यक्तिगत पत्र क्या है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सरकारी पत्र है पूरी तरह से औपचारिक होता है। पत्र कोई भी हो सभी औपचारिक होते हैं और सरकारी पत्र जो होता है पूरी तरह से औपचारिक होता है, संक्षिप्त होता है, संतुलित होता है, ठीक है ना। मतलब कम से कम शब्दों में ये पत्र लिखा जाता है, संतुलित होता है और राजभाषा शब्दावली में, मतलब जो राज्य की राजभाषा होती है उसी में ये पत्र लिखा जाएगा, सरकारी पत्र, है ना। भाषा संयत होती है, शिष्ट होती है, मतलब अच्छी होती है, सभ्य होती है और अन्य पुरुष शैली में इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब मैं, है ना, और आप हो गए क्या, मध्यम पुरुष, और किसी और की बात होगी तो अन्य पुरुष, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा सर्वनाम में, है ना। मैं, हम लोग प्रथम पुरुष हो गया, तुम लोग ये आपका हो गया मध्यम पुरुष हो गया, और वे लोग वो क्या हो गया आपका अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है इसका, पूरी तरह से औपचारिक है, संक्षिप्त है, संतुलित है और ये पत्र हमेशा राजभाषा में लिखा जाएगा। जैसे यूपी की राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी, तो ये पत्र हमेशा हिंदी में ही लिखा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये बात अपने माइंड में एक बार रख लेना कि एक पत्र में कौन सा पॉइंट किस जगह होता है, ठीक है। एक पत्र में सबसे ऊपर होता है पत्रांक। पत्रांक का मतलब होता है दोस्तों पत्र संख्या, ठीक है। उसके बाद आप ये मानकर चलिए जैसे कि आपका ये हो गया पत्र, ठीक है, तो सबसे ऊपर होगा भैया पत्रांक, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया होगा प्रेषक का पदनाम व पता। प्रेषक मतलब पता क्या होता है, जो पत्र भेजता है उसे बोलते हैं प्रेषक। तो यहाँ यानी कि पत्र संख्या के नीचे यहाँ दिया होगा प्रेषक का पदनाम व पता, मतलब पत्र भेजने वाला होता है प्रेषक। उसके बाद यहाँ आपका दिया होता है सेवा में, है ना। मतलब इन पॉइंट को अपने माइंड में रख लीजिए कि कौन सा पॉइंट पत्र में किस जगह होता है। तो सेवा में कहाँ होता है, यहाँ, ठीक है। उसके बाद सेवा में के नीचे आता है प्रेषिती का पदनाम व पता। प्रेषिती होता है रिसीवर, यानी कि जिसको पत्र भेजा जाए उसे बोलते हैं रिसीवर, यानी कि हिंदी में प्रेषिती, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद दिनांक, 5वां पॉइंट होता है दिनांक। दिनांक दोस्तों कहाँ होती है, दिनांक याद करना हमेशा, दिनांक हमेशा ऊपर होती है दाहिनी तरफ। याद रख लो बिल्कुल दिमाग में कि दिनांक होगी ऊपर दाहिनी तरफ, ठीक है। 6वां पॉइंट आता है विषय। विषय हमेशा छोटे से छोटे रूप में लिखा जाता है, विषय हमेशा लिखा जाएगा यहाँ, ये आपका विषय आता है यहाँ, ठीक है, विषय, है ना। मतलब आप जो है पत्र किस रूप में, किस संबंध में लिख रहे हो उसे कहते हैं विषय, और कम से कम शब्दों में से लिखा जाता है, मतलब केवल विषय एक लाइन में लिखा जाएगा, है ना, और एक से भी कम लाइन में। उसके बाद आपका आता है संबोधन। संबोधन में क्या आता है, महोदय, महोदया, ठीक है ना। अब संबोधन जो चीज़ है वो अलग अलग पत्र में अलग अलग होता है, वो क्या होगी आपको आगे बताऊंगा। बस एक बात माइंड में रख लो कि भाई महोदय, महोदया, इसे हम संबोधन कहते हैं। अगला पॉइंट आता है निर्देश।
मतलब पत्र किस बारे में लिखा जा रहा है उसे कहते हैं निर्देश। ये पत्र का मुख्य भाग होता है, ठीक है ना। आप ये मानकर चलिए ये आपका पत्र हो गया, तो यहाँ आपका आएगा निर्देश, मतलब जो पत्र का मुख्य बात है वो लिखी जाती है निर्देश में। अगला पॉइंट आता है आपका स्वनिर्देश, है ना। ये आपका पत्र हो गया। यहाँ सबसे लास्ट में आता है स्वनिर्देश। जब आप अपने स्कूल में 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो प्रिंसिपल को क्लास टीचर को आप अवकाश के लिए पत्र लिखते थे कि हमको छुट्टी लेनी है जी, हमारी तबीयत खराब हो गई है। तो आप नीचे लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य है फलाना फलाना, मतलब जो भी आपका नाम है। तो जो आपका आज्ञाकारी शिष्य वाला पॉइंट होता है ना, उसे बोलते हैं स्वनिर्देश। याद हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद स्वनिर्देश के नीचे आप अपने साइन भी करते थे, आपको याद होगा। आपने पूरा अपने क्लास टीचर को लिख दिया भैया पत्र कि हमको छुट्टी चाहिए, नीचे आपने लिखा स्वनिर्देश, है ना। जहाँ आपने लिखा आपका आज्ञाकारी छात्र, तो उसे बोलते हैं स्वनिर्देश, उसके नीचे आपने साइन कर दिए, ठीक है ना। बस ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया एक पत्र के ये घटक हैं सारे, और इन घटक को अपने माइंड में रख लीजिए कौन सा पॉइंट कहाँ आता है, ठीक है। ये आपका हो गया शासकीय पत्र या सरकारी पत्र, जो पूरी तरह से होता है औपचारिक। दोस्तों दूसरा पत्र आता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। केवल समझाऊंगा और दिमाग में रख लो उस चीज़ को, कभी भूलोगे नहीं, सारी पॉइंट समझने के हैं इसमें। देखिए अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, दिमाग में समझो कि एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखता है सरकारी काम के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और एक और मेरे साथ गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो कोई फाइल अटक रही है, वो फाइल मुझे 2 दिन में पूरी करके देनी है अपने सीनियर ऑफिसर को। तो मैं क्या करूँगा, अपने सरकारी कर्मचारी को अर्ध सरकारी पत्र लिख के दूंगा कि भाई ज़रा वो फाइल अटक रही है, उस फाइल को जल्दी निकाल दो, इस फाइल के अटकने की वजह से सरकारी काम अटका हुआ है। तो उसे बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। याद रखना हमेशा, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है ना, वो केवल अपने साथ वाले व्यक्ति को, मतलब जो पोस्ट बराबर है जिनकी, उस व्यक्ति को या अपने से जूनियर व्यक्ति को ही लिखा जाता है, मैत्री भाव दिखाते हुए, ठीक है ना। ये आपका हो गया अर्ध सरकारी पत्र। वैसे आजकल जो है अर्ध सरकारी पत्र का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अगर हमें कोई काम करवाना होता है, कोई फाइल अटकी हुई है, तो हम सरकारी कर्मचारी जो हैं आपस में फ़ोन करके बोल देते हैं। अब तो फ़ोन चल गए हैं, तो फ़ोन करके बोल देते हैं कि भाई ये फाइल अटकी हुई है, इस जो फाइल जल्दी निकाल दो इस फाइल को। तो इसलिए ये पत्रों का जो प्रयोग है वो बंद हो चुका है, अब कोई उसका यूज नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, इसमें आप प्रयोग करोगे उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली का। भाई मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और सामने वाला भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना। तो मैं बोलूँगा कोई बात उस पत्र में, तो वहाँ क्या हो गया उत्तम पुरुष, और सामने वाले से बोल रहा हूँ तो क्या हो गया मध्यम पुरुष। तो अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सरकारी या निजी काम करवाने के लिए ही इस पत्र का इस्तेमाल करते हैं, मैत्री भाव दिखाते हैं, ठीक है ना। वैसे आजकल ये काम फ़ोन पे कर देते हैं, ज़रा भाई ये काम कर देना, ज़रा ये फाइल अटकी हुई है, इस फाइल को निकाल देना, ये बोलते हैं ना। तो इस वजह से तो ये पत्रों का यूज़ आजकल कम हो चुका है। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, इसको राजभाषा में लिखे जाने की शर्त नहीं है। ये पत्र आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई ज़रूर नहीं आपको हिंदी में ही लिखनी है, ठीक है। ये पत्र श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं लिखा जाता, जो आपके पोस्ट साथ वाले पोस्ट वाले हैं उनको लिख सकते हो, या अपने जूनियर हैं उनको लिख सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके हो चुके हैं। देखिए अगला पॉइंट है व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण करने हेतु इस पत्र का प्रयोग करते हैं। और हाँ एक बात दोस्तों याद रखना कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें प्रेषिती का नाम, प्रेषिती मतलब जिसके पास पत्र जाएगा उसका नाम नीचे बाईं ओर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला होता है कार्यालय आदेश। दोस्तों कार्यालय आदेश को आसान भाषा में अगर आप समझो तो सपोज करो UP-SSC के चेयरमैन हो आप, ठीक है ना। तो UP-SSC के चेयरमैन हो आप, तो आप ही कार्यालय आदेश जारी करोगे। किस काम के लिए जारी करोगे, किसी को भैया नियुक्ति पत्र देना है, किसी की ज्वाइनिंग करानी है, किसी का प्रमोशन करना है, किसी को छुट्टी देनी है, किसी का ट्रांसफ़र करना है ना। तो इन सभी काम के लिए ही कार्यालय आदेश जारी करता है। कौन, किसी भी संस्था, किसी कार्यालय, किसी सरकारी कार्यालय का
चेयरमैन या प्रमुख या बड़ा अधिकारी। सपोज करो मैं यूपी ट्रिपल एससी का चेयरमैन हूं, तो मैं ही कार्यालय आदेश जारी करूंगा। किस काम के लिए? वो आदेश जारी होगा यूपी ट्रिपल एससी के सभी कर्मचारियों के लिए कि भाई आपको ये काम करना है और आपको इस तरह से परिणाम जल्दी बना के देना है, या इनकी आपको ज्वाइनिंग करानी है, या इनका आपको छुट्टी देनी है, या इनका प्रमोशन करना है, या इनका डिमोशन करना है, तो मैं ही कार्यालय आदेश जारी करूंगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। जो कार्यालय आदेश होता है ना, वो एक कार्यालय तक ही सीमित रहता है। सही बात है। ये हमेशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को दिया जाएगा। सही बात है। आदेश जो दिया जाता है हमेशा सीनियर से जूनियर को ही दिया जाता है। बहुत बढ़िया बात है। सरकारी काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है। अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मैं यूपी ट्रिपल एससी का चेयरमैन हूँ, तो भैया दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है उसके खिलाफ। ये बात भी याद रखना। आगे अगला पॉइंट है उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होगा। भाई सीधी सी बात है, जब मैं कोई आदेश दूंगा, मैं आदेश देता हूं, तो आदेश में हमेशा उत्तम पुरुष शैली का ही प्रयोग होता है। सीधी सी बात है। उत्तम पुरुष का मतलब मैं, हम लोग। सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्वनिर्देश की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था स्वनिर्देश क्या होता है। जैसे आप जब छोटी क्लास में थे तो अपने क्लास टीचर को लिखते थे लेटर, है ना, अवकाश के लिए पत्र कि हमको छुट्टी चाहिए, तो लास्ट में आता था स्वनिर्देश और उसके नीचे लिखते थे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो जब कार्यालय आदेश देगा कोई आयोग का चेयरमैन, तो वो आपका आज्ञाकारी चेयरमैन थोड़ी बोलेगा, तो इसका मतलब स्वनिर्देश इसमें नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब कार्यालय आदेश में स्वनिर्देश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्तिक पत्र। दोस्तों व्यक्तिक पत्र वो पत्र होता है जो अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। सीधी सीधी बात यह है, दिमाग में ये बात रख लीजिए, है ना। चाहे मम्मी को लिखना हो, पापा को लिखना हो, भाई को लिखना हो, अपना रिलेशन में कोई भी हो, मित्र को लिखना हो, तो सगे संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र ही व्यक्तिक पत्र होता है। और आपको मैंने बताया था व्यक्तिक पत्र ही एक ऐसा पत्र है जो पूरी तरह से अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक, ठीक है, लिखा है ना, औपचारिकता नहीं, यानी कि अनौपचारिक होता है यह पत्र पूरी तरह से। आगे चलते हैं। अब एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, इस चार्ट को समझ लीजिए आप। देखिए, जब आपका व्यक्तिक पत्र पिता पुत्र को लिखेगा, भाई सगे संबंधी आपस में जो पत्र लिखते हैं वो क्या होता है, व्यक्तिक पत्र होता है। जब पिता पुत्र को लिखेगा तो देखिए 3 बिंदु हैं, एक तो संबोधन है, एक अभिवादन है, एक अभिवेदन है। इन तीनों का मतलब समझिए, मतलब क्या है इनका। संबोधन का मतलब क्या होता है, अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, जहाँ हम लिखते हैं महोदय और महोदया, उसे बोलते हैं संबोधन। ठीक है ना। अभिवादन क्या होता है, अभिवादन मतलब होता है जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, राम राम जी करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, सलाम वालेकुम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, उसको बोलते हैं अभिवादन। ठीक है। और अभिवेदन क्या होता है, पत्र के लास्ट में जहाँ लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी छात्र, उस चीज़ को बोलते हैं स्वनिर्देश। तो स्वनिर्देश को ही हम बोलते हैं अभिवेदन। ठीक है। अब देखिए, जब पिता पुत्र को पत्र लिखेगा तो संबोधन में महोदय महोदय थोड़ी बोलेगा, कि महोदय थोड़ी बोलेगा, वही भाई पिता का दर्जा तो बड़ा है, तो संबोधन में क्या बोलेगा, प्रिय सुरेश। ठीक है। अभिवादन, अभिवादन क्या होता है, किसी को नमस्ते नमस्कार करना। जब पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है तो वहाँ नमस्ते थोड़ी बोलेगा, वो नमस्ते नहीं बोलेगा, वो बोलेगा शुभ आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद। ठीक है। अभिवेदन, अभिवेदन में क्या बोलेगा, पिता पत्र लिख रहा है पुत्र को तो बोलेगा तुम्हारा शुभांक्षी। ठीक है। ऐसे ही पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है तो संबोधन में बोलेगा पूज्य पिताजी, है ना। महोदय थोड़ी बोलेगा, महोदय महोदय नहीं बोलेगा। पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है तो बोलेगा संबोधन में पूज्य पिताजी। अभिवादन में लिखेगा सादर प्रणाम, और अभिवेदन में आपका स्नेहाकांक्षी। देखिए, एक प्रश्न पत्र लेखन से आता है, संबोधन, अभिवादन और अभिवेदन से। तो ये बात बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, संबोधन क्या होता है ना। महोदय महोदय के स्थान पर कुछ भी इस्तेमाल हो, प्रिय सुरेश, प्रिय रमेश, कुछ भी नाम हो कोई भी, उसे बोलते हैं संबोधन। अभिवादन क्या होता है, जहाँ नमस्ते करते हैं और तुम्हारा गुड मॉर्निंग करते हैं, राम राम जी करते हैं, और हम कह सकते हैं जैसे सत श्री अकाल करते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं अभिवादन। और जो लास्ट में लिखते हैं उसे बोलते हैं अभिवेदन।
तो ये चार्ट जो है ना आप पूरा माइंड में रख लेना, है ना। मित्र मित्र को पत्र लिख रहा है तो संबोधन में क्या, प्रिय मित्र या प्रिय भाई। अभिवेदन में क्या, नमस्कार। अभिवेदन में क्या, अभिवादन में क्या, नमस्कार। और अभिवेदन में क्या, आपका स्नेहाकांक्षी। गुरु पत्र लिख रहा है शिष्य को, संबोधन में क्या, प्रिय रमेश, ची रमेश, कुछ भी, रमेश के स्थान पर कुछ नाम हो सकता है। अभिवादन में क्या, शुभ आशीर्वाद। अभिवेदन में क्या, तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा सत्येशी। शिष्य गुरु को पत्र लिख रहा है तो ये संबोधन में, ये अभिवादन में, ये अभिवेदन में, ठीक है। ये बात माइंड में रख लेना। और रही बात स्त्री पुरुष, अगर कोई अनजान स्त्री अनजान पुरुष को पत्र लिखती है तो संबोधन में आता है प्रिय महाशय, है ना। भाई स्त्री बोल रही है पुरुष से तो क्या आएगा, महाशय। अभिवादन में क्या आएगा, प्रणाम। और अभिवेदन में क्या आएगा, भवदीया, ठीक है ना। स्त्री बोल रही है तो क्या आएगा, भवदीया, ये आएगा भवदीया, भवदीया, यहाँ मिटा हुआ है, भवदीया है, ठीक है। और अगर अनजान पुरुष पत्र लिख रहा है स्त्री को तो संबोधन में आता है प्रिय महाशया, है ना। पुरुष बोल रहा है स्त्री के लिए तो क्या बोलेगा, महाशया। और संबोधन में हो गया महाशया। और आपका अभिवादन में आएगा प्रणाम और अभिवेदन में आएगा भवदीया। आगे चलते हैं। व्यावसायिक समस्याओं के हेतु पत्र। ये पत्र क्या होता है, जब कोई कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई संस्था है, वो दूसरी संस्था को पत्र लिखती है। कंपनी एक कंपनी को पत्र लिखती है, उसे बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। या कंपनी किसी व्यक्ति को पत्र लिखती है, वो भी क्या होता है, व्यावसायिक पत्र। इसमें इतना ही है, आगे चलते हैं। ये बात माइंड में रख लीजिए भैया, किसी विशेष उद्देश्य से लिखा गया पत्र जो होता है वो आवेदन पत्र होता है। जैसे क्या, तहसील से हमको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है तो क्या देना पड़ेगा, आवेदन पत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने स्कूल में हम पढ़ते हैं और स्कूल में हमको फीस माफ़ी के लिए पत्र देना है तो आवेदन पत्र देना पड़ेगा। किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को पत्र लिखना है अपना आयकर माफ़ करवाने के लिए तो क्या होगा, आवेदन पत्र देना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए होता है आपका आवेदन पत्र, ये लिखा हुआ है इसमें। अवकाश के लिए पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हेतु, होम लोन के लिए पत्र, ये सभी पत्र क्या आते हैं, आवेदन पत्र की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं। अगला आपका आता है अधिसूचना। दोस्तों याद कर लेना, अधिसूचना को इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। इंग्लिश नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अधिसूचना क्या होती है, उच्च पदों पर जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से निर्गमित पत्र, जिसमें नियम, अधिनियम, आदेश, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण की सूचना होती है, जिसका प्रकाश गजट में होने के बाद अधिकृत सूचना बन जाती है। मतलब अधिसूचना हमेशा कोई बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जारी करता है और ये गजट में प्रकाशित होने के बाद क्या बन जाती है, अधिकृत सूचना बन जाती है। इसे बोलते हैं नोटिफिकेशन, यानी कि अधिसूचना। और इसमें हमेशा जो नोटिफिकेशन होता है वो आपका अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लेना। आगे चलते हैं। और जो आपका होती है अधिसूचना, ये हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ को दी जाती है, मतलब बड़े से छोटे को दी जाती है। आगे चलते हैं। अन्य पुरुष शैली में होती है, ठीक है। इसके प्रारूप में सबसे ऊपर लिखा होता है अधिसूचना, ठीक बात है। और प्रति उत्तर की कोई संभावना नहीं, मतलब इसमें आपको उत्तर मिलेगा पत्र के जवाब का, ऐसा नहीं होता इसमें। आगे चलते हैं। परिपत्र। परिपत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर, इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, परिपत्र क्या होता है। परिपत्र को आसान भाषा में समझें। देखिए सपोज करो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, और मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश में कोई एक नियम बना दिया जाए, और उस नियम को लागू करवाने के लिए मोदी जी क्या करेंगे, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के पास एक नया नियम बनाने के लिए एक पत्र भेजेंगे, उसे बोलेंगे परिपत्र। मतलब जो एक ऐसा पत्र जो सभी संस्थाओं द्वारा या सभी राज्यों द्वारा एक साथ लागू करवाने के लिए लिखा जाए, उसे बोलते हैं परिपत्र, सर्कुलर। ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल दूं, एक और एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी के सभी स्कूलों में कोई नया नियम लागू करवाना है, तो जब एक नियम सभी संस्थाओं द्वारा एक साथ लागू करवाने के लिए वो पत्र सभी संस्थाओं को एक साथ भेजा जाए, उसे बोलते हैं परिपत्र, यानी कि सर्कुलर। आगे चलते हैं। अगला होता है रिमाइंडर, अनुस्मारक। रिमाइंडर क्या होता है, आपने कोई पत्र भेजा और उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,
तो उस पुराने भेजे हुए पत्र को याद दिलवाने हेतु कि भैया मैंने एक पत्र भेजा था, उस पर ज़रा कार्रवाई कर लीजिए, तो पुराने भेजे हुए पत्र को याद दिलवाने हेतु भेजते हैं रिमाइंडर। आगे चलते हैं। अगला है विज्ञप्ति। ये होती है प्रचार के लिए। प्रेस विज्ञप्ति होती है मीडिया को सूचना देने के लिए। निविदा, निविदा को इंग्लिश में कहते हैं टेंडर। टेंडर क्या होता है? सपोज कीजिए UPSSC को कोई परीक्षा करवानी है और वो परीक्षा को करवाने के लिए उसको एक कंपनी चुननी है, तो कंपनी चुनने के लिए क्या करेगी? वो टेंडर जारी करेगी और उस टेंडर में बहुत सारी कंपनियां अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी और किसी एक कंपनी को UPSSC उस एग्ज़ाम के लिए चुन लेती है ना? तो इसे बोलते हैं टेंडर जारी करना। सपोज करो कोई सरकार को किसी चीज़ की नीलामी करनी है, सरकार को कोई नीलामी करने, कोई बिल्डिंग बेचनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट टेंडर जारी करती है। ठीक है ना? ये होता टेंडर आपका। आगे अगला पॉइंट है लास्ट में कि पत्र के घटक। देखिए पत्र के जो लेटर हेड होता है उसके ऊपर जो होता है सरकारी कार्यालय का एड्रेस छपा होता है और उस कार्यालय का नाम भी लिखा होता है। ठीक है। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि दिनांक हमेशा पत्र के ऊपर दाईं ओर लिखी जाती है। आपको मैं बोल चुका हूँ, दिनांक यहाँ आएगी हमेशा। ठीक है। तो ये आपके हो गए मुख्य मुख्य पॉइंट, और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना? जितना भी पत्र लेखन का पूरा बेसमेंट था, पूरा बेस था, वो आपको मैंने पढ़ा दिया। अब करेंगे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, और उम्मीद करता हूं एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचना दी जाती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्यालय आदेश। ठीक है, आपको बताया था किसी की छुट्टी देनी हो, किसी को प्रमोशन करना हो, डिमोशन करना हो, तो क्या होता है? कार्यालय आदेश जारी होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? अधिसूचना। ठीक है ना? ये आपका होगा इसका बी, अधिसूचना। आगे चलते हैं। अगला है आपका पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? दोस्तों अभिवादन क्या होता है? अभिवादन आपको क्या होता है? शुभाशीष। ठीक है ना? आपको मैंने चार्ट बताया था, उस चार्ट को आप देख लीजिए। तो देखिए आपका जो स्नेकांक्षी होता है वो तो आपका होता है अभिवेदन, इसने कहा है अभिवादन। ठीक है, तो आपका शुभाशीष जो हुआ ये होता है अभिवादन। आगे चलते हैं। अगला आपका अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र। मैंने आपको बताया था किसी भी सगे संबंधी को आपको पत्र लिखना है तो वो आपका होता है व्यक्तिक पत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो क्या होगा भैया इसका? अपने अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो क्या आता है आपका? आवेदन पत्र होता है। आगे चलते हैं। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कहाँ आएगा भैया हस्ताक्षर? ये आपका आएगा नीचे दाहिनी ओर। ठीक है, साइन जो होते हैं लेटर में हमेशा नीचे होते हैं दाहिनी तरफ। 7वां क्वेश्चन है आपका, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र। जब एक पत्र एक साथ सभी को दिया जाए तो बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? सगे संबंधियों के मध्य। 9वां क्वेश्चन हो गया, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो ये होगा, मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला, उसे बोलते हैं आनुषंगिक टिप्पण। आगे चलते हैं। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का? बताइए किस चीज़ का? तो इसमें आपका होगा वो अपने शब्दों में ही किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करिए। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा डैश का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका? वैचारिक शुद्धता का। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्षेपण में विषय की डैश को बनाए रखना चाहिए, किस चीज़ को बनाते इसमें होता है? इसका आपका हो जाएगा सुसंबद्धता और पूर्णता। मतलब संक्षेपण में सुसंबद्धता एवं पूर्णता को बनाए रखना चाहिए। आगे चलते हैं।
बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए हम क्या बोलेंगे अभिवादन में? इसके लिए बोलते हैं सादर प्रणाम, ठीक है ना। कोई हमसे बड़ा है तो उसको पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन में बोलते हैं सादर प्रणाम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो ये होता है आपका 1/3 शब्दों में होता है संक्षेपण, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सीधी सी बात है, ऐसे पत्र में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता नहीं होती। गलत बात है ये, पत्रों में हमें शब्दावली की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्यावसायिक पत्र में, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय महाशय आदि शब्दों को द्वारा किया जाता है। सही बात है बिल्कुल। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं उसमें जो संबोधन, उसमें आपका संबोधन जो होता है ना वो महोदय महाशय द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। सही बात है। तो इसका जो सही पॉइंट है आपका दोस्तों हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि सी। आगे चलते हैं, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपका हो जाएगा बी गलत है भैया इसका, ठीक है ना। इसका आपका बी गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये गलत है। तिथि हमेशा लिखी जाती है ऊपर दाईं तरफ, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी। अगला, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालय को प्रेषित किया जाए तो कौन सा होता है वो आपका होता है परिपत्र, आपको बता दिया मैंने। अगला दोस्तों, अगला है प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी वर्ड कौन सा है? तो प्राधिकारी को आप बोलते हो अथॉरिटी, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर माने क्या होता है? आदेश। अगला, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? दोस्तों एफिडेविट को हम बोलते हैं प्रस्ताव। आगे चलते हैं, प्रश्नांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? दोस्तों प्रश्नांकन को हम कहते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? आपको बताया था मैंने पहले, नोटिफिकेशन को बोलते हैं अधिसूचना। आगे चलते हैं, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? दोस्तों संलग्न को हम बोलते हैं एनक्लोज्ड, इसका सी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अधिसूचना को क्या बोलते हैं दोस्तों? नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है? आपका होता है प्रशंसा पत्र, ठीक है। प्रशंसा पत्र बोलते हैं टेस्टिमोनियल को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? दोस्तों मैंने आपको बताया था अनौपचारिक पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत पत्र होता है, और व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? जो पत्र सगे संबंधियों को लिखा जाए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। मित्र हो, फूफा हो, बुआ हो, मामा हो, मामी हो, पापा मम्मी, चाचा चाची, किसी को पत्र लिख रहे हो आप तो वो बोलते हैं क्या? अनौपचारिक पत्र। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? सब जानते हैं, आदेश को बोलते हैं ऑर्डर। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? दोस्तों टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है आपका अध्यापन, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए अगर मैं सारे आपको बताऊंगा टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सीधा आपको आंसर बोलता हूं मैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है। वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये बात गलत है, ठीक है। अधिसूचना प्रकाशित होती है किसमें भैया? वो होती है सरकारी गजट में, इसका ए हो जाएगा। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए? आपका 1/3, ठीक है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? संशोधन। आगे चलते हैं, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसको लिखते हो आप? वो लिखोगे आप स्वास्थ्य अधिकारी को, ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे बोलते हैं क्या? परिपत्र, ठीक है। आपको बता दिया मैंने चीज़ तो, ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है परिपत्र। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो आपका मित्र को पत्र। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? विनयशीलता, ये पत्र की क्वालिटी नहीं है भाई। देखिए पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, सही बात है। पत्र क्रमबद्ध रूप से हो, सही बात है। पत्र में प्रेषक भी हो, प्रेषक माने भेजने वाला, सेंडर। लेकिन पत्र विनयशील हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? जो कार्यालय आदेश होता है ना वो पत्र कभी विनयशील नहीं होता है ना, वो ऑर्डर देते हैं उसमें, और ऑर्डर में क्या है? विनयशीलता नहीं होती। आगे चलते हैं, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र क्या आता है? शिकायती पत्र होता है ना। शिकायत कर रहे हो ना आप,
यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो क्या बोलते हो उसे आप? परिपत्र कहते हैं। ठीक है ना। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आपका हो जाएगा कर्तव्य में, है ना। जो आपकी होती है अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, तो उसका इस्तेमाल जो है हम कर्तव्य में नहीं करते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखते हो? आप बोलोगे प्रिय मित्र। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपका हो जाएगा ये वाला डी, है ना। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है। जो भेजने वाला होता है ना वो साइन तो करता है लेकिन अपना पद नहीं लिखता, ये बात गलत है। इसका मतलब यही गलत है, डी इसका आंसर होगा, है ना। साइन तो करता है अपने लेकिन अपने पद का उल्लेख नहीं करता। 42 क्या है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं परिपत्र। आगे चलते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? ये तो प्रिय मित्र हो गया, ये तो हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? गलत कौन सा है? इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत पॉइंट है। ठीक है। आगे चलते हैं। मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, उसे बोलते हैं शिकायती पत्र। ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है ना। कौन सी क्वालिटी पत्र की नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा अग्रज, ये पत्र की क्वालिटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो आपका 47 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पिता को पत्र। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? औपचारिक पत्र कौन सा दोस्तों नहीं होता? व्यक्तिगत पत्र औपचारिक नहीं होता। आपको मैंने बताया था व्यक्तिगत पत्र जो होता है वो अनौपचारिक होता है, बाकी सभी औपचारिक होते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है पत्र तो उसे बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। ठीक है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभी निवेदन में क्या नहीं लिखना चाहिए? तो भैया जब आप छोटे थे, बच्चे लिखते थे पत्र, तो उसमें लिखते थे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या भवदीय या प्रार्थी, लेकिन आपने कभी नीचे निवेदक नहीं लिखा, है ना। तो हमें अभी निवेदन में निवेदक नहीं लिखना चाहिए, है ना। प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका के संबंध में शिकायती पत्र लिखना हो तो किसको लिखोगे आप लिखोगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। बाढ़ से पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना हो तो ये पत्र लिखा जाएगा जिलाधिकारी को। अपने पिता को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाता है दोस्तों? ठीक है। तो पिता को लिखना हो पत्र, संबोधन में क्या आएगा? वो आपका आएगा प्रिय आत्मज। अगला, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो कर्तव्य इसका आंसर होगा। अगला है 55। कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जहां पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है, ये गलत है। अगला, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कौन सा है भैया? तो सीधी सीधी बात है परिपत्र होगा आपका। 57 क्या है? शासकीय पत्र की क्या विशेषताएं नहीं हैं? तो इसका आपका हो जाएगा डी, इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण होती है, ये बात गलत है। शासकीय पत्र की जो भाषा होती है वो कभी भी मित्रतापूर्ण नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसका आपका हो जाएगा बी, इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एक वचन शैली का प्रयोग होता है, ये बात गलत है। शासकीय पत्र में हमेशा अन्य पुरुष आती है भैया, उत्तम पुरुष कभी नहीं होता। 59 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय सरकारी पद संबंधित नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा डी, यह प्राय माने आमतौर पर समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है, ये संबंध नहीं है इस सरकारी पत्र से, ये बात गलत है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पद संबंधित नहीं है? इसका आपका डी हो जाएगा। कौन सा अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, है ना? इसका आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश संबंधित नहीं है? इसका आपका हो जाएगा सी। कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश संबंधित नहीं है? इसका आपका हो जाएगा बी, ये आप पढ़ लीजिए। कौन सी विशेषता, ये तो हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट आता है वो आपका ये आता है 65 है आपका। कौन सी विशेषता अधिसूचना संबंधित
है नहीं है, इसका डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ संबंधित विकल्प भिन्न है, इसका डी हो जाएगा आपका। ये आपका 67 हो गया, 68 हो गया, ये आप देख लीजिए, है ना। और ये आपका हो गया 70। दोस्तों ये बात भी याद कर लेना कि रिपोर्ट को इंग्लिश में कहते हैं प्रतिवेदन, ये भी याद कर लेना, ठीक है। 71 हो जाएगा, 72, 73, 74, 75, है ना। 76 हो गया आपका, 77। आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है, माननीय महोदय का, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग 77 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपका जो पत्र लेखन है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाना, कभी भी पत्र लेखन का सवाल गलत नहीं होगा। कोई दिक्कत आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, और जो अपना जीवन में सपना देखा है ना, उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगाते रहो। जय हिंद, जय भारत।